हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में कंटिन्यूटी के। और आज बेटा हमें कंटिन्यूटी स्टार्ट करना है। आज पहला लेक्चर होने वाला है और अभी तक बेटा क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस बहुत अच्छे से, आईटीएफ बहुत अच्छे से और उसके बाद लिमिट्स बहुत अच्छे से, ये 3 चैप्टर्स बेटा हमने बहुत अच्छे से कर लिए। कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी, एओडी, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एंड प्रॉमिस है बेटा आपसे कि हर चैप्टर हम उतने ही डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम के पहले आपका सिलेबस भी खत्म करेंगे। सो इस कड़ी में बेटा अब से जो लेक्चर्स हमारे होंगे उसका हम थोड़ा सा ड्यूरेशन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स या तो मैं बढ़ा सकता हूँ या तो मैं एक लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि कंटेंट में यार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, तो कंटेंट में हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब हम कोशिश ये किया करेंगे कि हमारा हर लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का हो, है ना, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हर लेक्चर हम अपलोड करें और फिर जितने भी लेक्चर्स लगेंगे उतने लगें, लेकिन हम सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ये वादा है आपसे। तो बेटा आज का क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कंटिन्यूटी का, तो आपको ये बात पता ही होगी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बहुत सारे बेसिक से डेफिनेशंस होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो सब के साथ साथ सवालों की प्रैक्टिस भी होती है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको हो सकता है थियोरेटिकल भी लगे, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। और थियोरेटिकल भी बेटा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर समझ ही नहीं आएगा कंटिन्यूटी में लिखा क्या है, डेफिनेशन क्या है, हो क्या रहा है, तो फिर चैप्टर में बेटा आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलिए हम बेटा स्टार्ट करते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ। कंटिन्यूटी का एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ बेटा हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्विकली बेटा आपके लिए थ्योरी लिख देता हूँ, ठीक है, मैं क्विकली आपके लिए थ्योरी लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको थ्योरी वो समझाता हूँ। सो बेटा आप जैसे देख सकते हैं मैंने बेसिक सी जो थ्योरी है वो आपके लिए लिख दी है कि बेसिक कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। आप किसी भी बेटा ग्राफ को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे, कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे, लेट अस से एट x equal to a. If while traveling along the graph of the function and in crossing over at the point at x equal to a, either from the left to right or from right to left, one does not have to lift his pen. ये चीज सेम चीज बेटा मैंने आपको पहले ही बताई है, जब कभी भी लिमिट्स के कंसेप्ट्स में कंटिन्यूटी चीज आती थी तब भी मैंने आपको बताया कि इमेजिन करिए बेटा अगर हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ, इस ग्राफ में बेटा आप सोच के देखिए कि अगर इस तरीके का ये ग्राफ है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर बेटा कोई एक पॉइंट है, लेट अस से दिस इज x इक्वल टू a, ये y वर्सेस x का आपके पास ग्राफ बना। तो x इक्वल टू a पे बेटा ये वाला ग्राफ कंटिन्यूअस कब होगा? चाहे मैं लेफ्ट से राइट में आऊं, लेफ्ट से राइट की तरफ से ऐसे जाऊं, या चाहे मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आऊं, चाहे मैं लेफ्ट से राइट में जाऊं या राइट से लेफ्ट में जाऊं, मेरा बेटा ये पेन उठना नहीं चाहिए। किसी को अपने पेन को उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेटा। ये पेन अगर एक सिरे से लिखते हुए जा रहा है, लाइन पूरी की पूरी ऐसे बिना पेन उठाए बन रही है, मतलब ये कंटिन्यूअस है। और अगर मान लो ये इस तरीके का ग्राफ होता, अगर मान लो बेटा मेरे पास ग्राफ ऐसा होता कि ये मैं यहां तक आया, फिर यहाँ पे हॉलो है, यहाँ पर मान लो ये है फंक्शन और फिर ये मैं आगे बढ़ गया, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा? यहाँ पर लेके मुझे अपना पेन उठा के यहाँ पर प्लॉट करना पड़ा, फिर आगे मैं बढ़ा, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और ये बेटा कंटिन्यूअस हो गया। अगर आपने पेन नहीं उठाया मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की बच्चों डिसकंटिन्यूटी भी होती है, मैं आपको बता देता हूं। In case one has to lift his pen, the graph of the function is said to have a break or discontinuous at x equal to a. अगर मान लो आपको पेन अपना उठाना पड़ गया, इसका मतलब आपका ग्राफ क्या होगा बेटा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ये बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है कि पेन उठना नहीं चाहिए। पेन अगर चलता जा रहा है मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है, पेन कहीं उड़ गया मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस आपका हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस व्हिच मे कम अप एट x इक्वल टू a along the graph can be। ठीक, अब हम बेटा समझने की कोशिश करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी किस किस तरीके की हो सकती है ना, कैसे कैसे आपके पास कंडीशंस हो सकती हैं। देखिए मैं आपको कुछ ग्राफ बना के दिखाता हूँ, उस ग्राफ के थ्रू हम फिर ज्यादा बेटर तरीके से बेटा समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहला जो ग्राफ है, सबसे पहला ग्राफ बेटा इस तरीके का एक आपके पास बना हुआ है। ठीक है, ये सबसे पहला ग्राफ है, मान लेते हैं x इक्वल टू a पर है। ये कंटिन्यूअस का ग्राफ है, आपका पेन आपने उठाया नहीं, लाइन से चलता गया। फिर हमारे पास ग्राफ किस तरीके का हो सकता है? देखिएगा अगला केस, हमारे पास बेटा ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा था और उसके बाद ये ग्राफ आगे ऐसा है।
यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज्ड। इस तरीके का हमारे पास ग्राफ हो सकता है। तो देखिए यहाँ तक मैं आया, फिर मुझे पेन उठा के यहाँ पर आना पड़ा, फिर मैं नीचे गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई। ये x इक्वल टू a पर बच्चों क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई। और कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि फंक्शन मेरा x इक्वल टू a पे डिफाइंड ही ना हो, मतलब यहाँ तक तो गया, यहाँ हॉलो है और यहाँ भी हॉलो है। जैसे यहाँ पर तो देखो x इक्वल टू a में यहाँ ऊपर पर डिफाइंड था ना, यहाँ डिफाइंड नहीं था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही जगह डिफाइंड ना हो, x इक्वल टू a पे मैं अपना फंक्शन ही डिफाइंड ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी एक तरीके की डिसकंटिन्यूटी। और क्या हो सकता है, इस तरीके का एक मान लो हमारे पास ग्राफ आ गया, लेट अस से इस तरीके का, ये इंक्रीज हुआ, यहाँ डिसकंटिन्यूटी आई, फिर ये डिक्रीज हुआ। मतलब ये वाले पॉइंट पे आपका ग्राफ अवेलेबल नहीं है, आप इंक्रीज करते गए और फिर आप डिक्रीज करते गए, लेकिन यहाँ बीच में हॉलो आ गया, तो भी आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। फिर और कैसा हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है कि मान लीजिए ये आपने इंक्रीज किया, डिसकंटिन्यूटी आई, डिक्रीज किया, और यहाँ पर आपका ये फंक्शन ऊपर कहीं पर डिफाइंड था। ऐसा भी हो सकता है, ये भी डिसकंटिन्यूटी है। पेन उठा मतलब डिसकंटिन्यूटी आ गई, है ना, पेन उठते ही डिसकंटिन्यूटी आ गई। और क्या हो सकता है, मान लो मेरा फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, और यहाँ पर ये इन्फिनिटी की तरफ गया और फिर ये यही इन्फिनिटी से नीचे उतरा भी इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेटा, ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको पेन उठाना पड़ गया। इन्फिनिटी तक तो आप लेके जा नहीं सकते पेन को, पेन आपको उठाना पड़ गया, और उसके बाद फिर आपने लाइन जैसी बनाई है डिक्रीजिंग वाली, मतलब डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा, ये फिगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फिगर बेटा 2 से लेकर 6 तक, फिगर बेटा 2 से लेकर 6 तक सारे ही डिसकंटिन्यूअस है। फ्रॉम फिगर 2 टू फिगर 6, फ्रॉम फिगर 2 टू फिगर 6 बेटा ये सब के सब क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ऑल ऑफ देम आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सिर्फ इकलौता कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा है, फिगर 1, है ना, फिगर 1 बेटा इकलौता आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये तो बेटा एक बेसिक सा हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, बेसिक कंटिन्यूअस फंक्शन होते कैसे हैं, क्या उसका मतलब होता है, ये वाली चीज हमने समझ ली। अब बेटा हम इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से चीजें हमको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होती हैं। और डेफिनेशन वाला बेटा अगर हमारा पोर्शन स्ट्रांग होता है तभी हमसे सवाल भी बनते हैं। जैसे आज के लेक्चर में बेटा मैं कम से कम आपसे 7-8 सवाल तो करवाऊंगा ही। तो अगर हम 7-8 सवाल करेंगे तो वो सवाल हमसे बनेंगे कब, जब बेटा हमारा डेफिनेशन वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा। तो देखिए बेसिक इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन बेटा इसका ये होता है कि a function fx, ठीक है ना, a function fx is said to be continuous, a function fx is said to be continuous, एक फंक्शन fx है, it is said to be continuous at x equal to a, at x equal to a if limit x approaches a fx, limit x approaches a fx is equal to f of a। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा मैंने लाइन लिखी, लिमिट x approaches a fx is equal to fa is equal to a finite quantity। बोलने का मतलब ये है बेटा कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे a पे, और जो लिमिट हो उसकी वैल्यू भी f of a के ही बराबर आए, और वो पूरी चीज एक फाइनाइट क्वांटिटी भी हो। तीन चीजें मैं बोल रहा हूँ, लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, लिमिट फाइनाइट भी होनी चाहिए, और जो लिमिट आएगी वही f of a के बराबर भी होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर बेटा तुमको ये चीज क्लियर हो गई ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर इतने में ये चैप्टर खत्म हो गया। यही है पूरे चैप्टर का सार, यही है बेटा। पूरे चैप्टर में मैं यही बात करूंगा। कंटिन्यूटी एक छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा इसमें लेक्चर्स लगेंगे नहीं, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ध्यान से समझना है बेटा। पूरे चैप्टर का सार इसी बात पर है। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, सबसे पहली बात। लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, दूसरी बात। और फंक्शन की वैल्यू a पर वही होनी चाहिए जो लिमिट x अप्रोचेस a पर है। इसका मतलब क्या है, लिमिट अगर बेटा एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट h approaches 0 f of a minus h, left hand limit should be equal to right hand limit, मतलब लिमिट h approaches 0 f of a plus h, and this is equal to f of a, this should be equal to a finite quantity, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि लिमिट हमेशा एक फाइनाइट क्वांटिटी ही होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम हो गया मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी।
ये इसका बेटा मतलब, ठीक है। तो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a शुड बी इक्वल टू योर राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a शुड बी इक्वल टू fx एट x इक्वल टू a शुड बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज थी। अब नोट पॉइंट अपन कुछ देख लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट अपन देख लेते हैं। नोट में पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a इंप्लाइज अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, इट इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इट इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू a। इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करती होगी बट नॉट द कन्वर्स, बट नॉट द कन्वर्स। याद करिए बेटा, इस पॉइंट को याद करिए कि जब हम लिमिट्स निकालते थे तब हम हमेशा उसके a के नेबरहुड पे बात करते थे। हमें a प्लस और a माइनस में क्या हो रहा होता था, इससे फर्क पड़ता था। एग्जैक्टली उस फंक्शन का a पर क्या बिहेवियर था, x इक्वल टू a पर क्या था, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं था। मेरा लेना देना किस पे था कि मेरा लेना देना था कि फंक्शन के नेबरहुड में क्या चल रहा है, लेफ्ट और राइट में क्या चल रहा है। खुद के घर में क्या हो रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था। x इक्वल टू a पे क्या था मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा था। अगल बगल क्या हो रहा था उससे मेरे को फर्क पड़ रहा था। ये लिमिट्स में था। लेकिन अगर बेटा कंटिन्यूटी की मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी में बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, अगर आपका बेटा फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, इसका मतलब 100% लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू a बट नॉट द कन्वर्स। मतलब कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है फंक्शन कंटिन्यूअस हो। जैसे यहां पर बेटा आप देखिए, ये आपके पास अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आप लेफ्ट साइड में जाओ चाहे राइट साइड में जाओ, आप पहुंच यहीं पर रहे। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि f ऑफ a कुछ और है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन f ऑफ a कुछ और है। ध्यान से देखो, अगर इस तरीके का मान लो बेटा मैं ग्राफ बोलता हूं, ऐसा इस तरीके का ग्राफ, लिमिट एग्जिस्ट अभी भी कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि f ऑफ a कुछ और। कंटिन्यूअस हो ये जरूरी नहीं। देखो, अगर कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूअस होगा ऐसा जरूरी नहीं। कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट 100% एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूअस भी हो, इट इज नॉट नेसेसरी। अगला पॉइंट है बेटा कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a implies, continuity at x equal to a implies f is well defined at x equal to a। f is well defined, f is well defined at x equal to a, but not the converse, but not the converse। अगेन सेम चीज है बेटा, ध्यान से देखिए। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब वो x इक्वल टू a पर अच्छे से डिफाइंड होगा। अगर आपका बेटा फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो x इक्वल टू a पर डिफाइंड होगा, ये बात श्योर है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब x इक्वल टू a पर वो डिफाइंड होगा। लेकिन बेटा f इज वेल डिफाइंड एट x इक्वल टू a, लेकिन बेटा f इज वेल डिफाइंड एट x इक्वल टू a डज नॉट मीन कंटिन्यूअस हो। देखो अभी भी अच्छे से डिफाइंड है, डिफाइंड अभी भी है। देखो यहां पर x इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू कुछ और है, डिफाइंड तो है क्या वैल्यू, लेकिन क्या ये कंटिन्यूअस है? इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है तो वेल डिफाइंड है। अगर कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू a पर डिफाइंड भी होगा 100%, तभी कंटिन्यूअस है। अदरवाइज x इक्वल टू a पर डिफाइंड नहीं होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वेल डिफाइंड फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ये देखो ये डिफाइंड तो है, पर क्या ये कंटिन्यूअस है? ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट्स है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, सवाल बन जाते हैं यार, है ना। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए ये बेसिक सी चीजें करनी जरूरी है। आगे के लेक्चर्स में आप देखेंगे कि सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस होगी, लेकिन क्योंकि ये पहला आज लेक्चर है तो थोड़ा सा बेसिक करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया नोट का, सेकंड पॉइंट हो गया बेटा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a is meaningful to talk if in the immediate neighborhood of x equal to a, that is the function has a graph in the immediate neighborhood of x equal to a, not necessarily at x equal to a। पहले पॉइंट लिख देता हूं बेटा, फिर समझाता हूं आपको। देखिए डिसकंटिन्यूटी एट x equal to a, x equal to a पे डिसकंटिन्यूअस अगर है आपका फंक्शन, is meaningful to talk
मैं जल्दी से बेटा एक बार इसको लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, मैंने पॉइंट लिख दिया है। पॉइंट क्या लिखा है? डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a इज मीनिंगफुल टू टॉक इफ इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a, दैट इज द फंक्शन हैज अ ग्राफ इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a, नॉट नेसेसरीली एट x इक्वल टू a। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है बेटा कि डिसकंटिन्यूटी की हम बात कब करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके का फंक्शन है, ये आप दिख रहा है कि आपको x इक्वल टू a पे मान लो डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पे हॉलो है, नीचे कहीं पे डिफाइंड है। तो डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a इज मीनिंगफुल टू टॉक। आप डिसकंटिन्यूटी की बात कब करेंगे? आप बच्चों डिसकंटिन्यूटी की बात तब करेंगे जब x इक्वल टू a के नेबरहुड में आपका फंक्शन डिफाइंड है। अगर आपके नेबरहुड में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो फिर डिसकंटिन्यूटी की बात करने का कोई अर्थ नहीं, समझिएगा। जैसे कई सारे बेटा ग्राफ ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट हो गए। अब जैसे मान लो यही वाला ग्राफ यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो अगर यहाँ पर ये ग्राफ ही टर्मिनेट हो गया तो मैं इसके आगे डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। डिसकंटिन्यूटी की बात कब होगी? x इक्वल टू a पे बेटा देखो, इट इज मीनिंगफुल टू टॉक इफ इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a द फंक्शन हैज अ ग्राफ इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। इसके नेबरहुड में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा होगा तब तो मैं डिसकंटिन्यूटी की बात करूंगा कि आगे भी ग्राफ है, पीछे भी ग्राफ है, लेकिन बीच में कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये बेटा 3 पॉइंट्स अपने हो गए। अगला अपन पॉइंट लिखते हैं जो फोर्थ नोट पॉइंट है। आई होप आपको यार समझ में आ रहा होगा, बेसिक सा लेक्चर है, छोटे छोटे से आर्टिकल्स, ठीक है। देखिए फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। कंटिन्यूटी इज ऑलवेज टॉक इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी is always discussed. Continuity is always discussed in the domain of function. In the domain of function. बोलने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब ये है कि यार जनरली जो होता है ना, फंक्शन की डोमेन में बात की जाती है कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन की डोमेन में जैसे बोलने को आप fx इज इक्वल टू 1/x-1 या 1/x या tan x, ये सब कंटिन्यूअस होते हैं अपनी अपनी डोमेन में। कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, अपनी अपनी डोमेन में बेटा कंटिन्यूअस होते हैं। मतलब कि आप अगर पूछेंगे कि यार ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो मैं बोलूंगा अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। अपनी डोमेन में ये हर जगह अच्छे से डिफाइंड है। लेकिन हाँ, डिसकंटिन्यूटी की आप बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि यार ये तो x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 1 इसकी डोमेन में है ही नहीं। x इक्वल टू 1 बेटा इसकी डोमेन में है ही नहीं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। लेकिन अगर इन जनरल में कंटिन्यूटी की बात करूंगा तो अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। ये अपना डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x इक्वल टू 0 है ही नहीं। ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा π/2 के ऑड मल्टीपल्स में, क्योंकि उसमें ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अपनी अपनी डोमेन में बेटा ये कंटिन्यूअस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूटी की आप बात कर सकते हैं जहां पे उन पॉइंट्स पे जहां पर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इनकी डोमेन में बेटा बात करेंगे तो अपनी अपनी डोमेन में तो ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद एक लास्ट बेटा पॉइंट और है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं, पॉइंट फंक्शंस के बारे में, ठीक है। देखिए पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। 4 पॉइंट हमने लिख लिया। 5th पॉइंट, पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात कहां पे होती है? कंटिन्यूटी की बेटा बात होती है उनकी डोमेन में। पॉइंट फंक्शन बोलने का मतलब है, जैसे मान लो मैं लिख लूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, fx लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। या मान लो बेटा मैं लिख लूं अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स। अब आप क्या बोलेंगे इसमें कि यार आप तो इसमें बोलेंगे कि सर 1 माइनस एक्स 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब x 1 या उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ x माइनस 1 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब x 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो सर इसके डोमेन में तो सिर्फ एक पॉइंट है, इसके डोमेन में तो सिर्फ एक ही पॉइंट है 1। वैसे ये वाले के डोमेन में, इसके डोमेन में तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट इज 0, और तो कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूअस है ना बेटा, अपनी डोमेन में तो कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसको बोला ही पॉइंट फंक्शन जा रहा है। पॉइंट फंक्शन मतलब जिसकी डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, बोला ही पॉइंट फंक्शन जा रहा है। तो पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं अपनी डोमेन में। जहां ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां पे डिसकंटिन्यूटी की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। लिखा है वही पॉइंट। डिसकंटिन्यूटी की बात हमेशा बेटा तब की जाती है जब उसके अगल बगल में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा हो। अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूअस है ना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट है। इसके बाद
नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन कुछ सवाल भी करेंगे। पहले एक थ्योरी का अपन पॉइंट और देख लेते हैं कि किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए अगला आर्टिकल है अपने पास, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में बेटा कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। तो देखिए पॉइंट लिख देता हूं मैं। अ फंक्शन f is said to be continuous, a function f is said to be continuous, a function f is said to be continuous। कब इसको कंटिन्यूअस बेटा बोलते हैं? इन ओपन इंटरवल a to b is said to be continuous in open interval a to b if f is continuous, if f is continuous at each and every point, at each and every point, at each and every point belonging in the open interval a से b। मतलब कि किसी भी इंटरवल में, किसी भी ओपन इंटरवल a से b में बेटा आप कंटिन्यूटी की बात कब करेंगे? किसी भी ओपन इंटरवल a टू b में। जैसे आप समझ लीजिए बेटा, ये आपके पास अगर ग्राफ इसका दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि आपका f जो फंक्शन है बेटा, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो f फंक्शन की आप कंटिन्यूटी की बात कब करेंगे? इट विल बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a से b। a और b आपने इंक्लूड नहीं किया बेटा, यहाँ हॉलो लगा देता हूं। a और b पे आपका फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, a के बड़ा और b से छोटा। ठीक है, इन a to b if f is continuous at each and every point, अगर बीच में मौजूद हर पॉइंट, अगर बीच में मौजूद हर पॉइंट पे बेटा आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आप कहेंगे। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूटी की बात देखो उसकी पूरी मतलब पूरे ऑल रियल नंबर्स में अगर आप देखोगे, ऑल रियल नंबर्स में बेटा अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि यार वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है कई जगह। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक इंटरवल पकड़ो, जैसे 10x का बेटा ग्राफ देखो, 10x का ग्राफ कैसा होता है? अगर आप 10x का ग्राफ बनाएंगे तो ये -π/2 से π/2 के बीच में इस तरीके का इसका ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो आप अगर पूरे रियल नंबर्स में देखोगे तो आप देखोगे कि यार π/2 के मल्टीपल्स में, π/2 के मल्टीपल्स में, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में ये अनडिफाइंड होता है, ये आपको पता है, वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं इन द ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, अगर मैं इस इंटरवल में बात करूं कि ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में बताओ 10x कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप बोलोगे है, दिस इज कंटिन्यूअस। अपने इस इंटरवल में तो कंटिन्यूअस है ना, बाकी यार कहीं में ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने इंटरवल में तो कंटिन्यूअस है, ये इसका मतलब है बेटा। ठीक है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। अब अपन बात करते हैं बेटा क्लोज इंटरवल की। ठीक है, अगला अपन पॉइंट देखते हैं क्लोज इंटरवल में। अ फंक्शन f is said to be continuous, is said to be continuous, a function f is said to be continuous in, अब हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल a से b। अब हम बेटा बात कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल a से b में। a से b क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा? जब f is continuous in the open interval, f is continuous in the ओपन इंटरवल a से b। अगर आप क्लोज इंटरवल की बेटा बात कर रहे हैं तो क्लोज इंटरवल में देखो a और b बाउंड्री पॉइंट। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट क्या है बेटा? बाउंड्री पॉइंट है a और b, बाउंड्री पॉइंट इज a एंड b, ये दोनों बाउंड्री पॉइंट्स है a और b। लेकिन अगर हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है तो f कंटिन्यूअस होना चाहिए सबसे पहले तो ओपन इंटरवल में, मतलब a और b के बीच में मौजूद हर पॉइंट पे। दूसरा, f is right continuous, f is right continuous, f is right continuous at a, right continuous at a मतलब a के लेफ्ट में तो फंक्शन ही नहीं है। मैं किस पे बात कर रहा हूँ बेटा? मैं तो क्लोज इंटरवल a से b में बात कर रहा हूँ ना, मतलब मैं a पर बात कर रहा हूँ और a प्लस पर बात कर रहा हूँ। मैं a माइनस की तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि a माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा मेरे पास। तो f is right continuous at x equal to a, that is राइट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? लिमिट x अप्रोचेस a प्लस, लिमिट x अप्रोचेस a प्लस fx
इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। ये इसका मतलब है बेटा, ठीक है, ये इसका मतलब है कि अगर आप क्लोज इंटरवल में बात कर रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले तो a से b के बीच में मौजूद हर पॉइंट, a से b के बीच में मौजूद हर पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, पहली चीज। और फिर जब मैं बाउंड्री पॉइंट पे बात करूंगा, तो बाउंड्री पॉइंट पे a पे बेटा अगर आपका लिमिट होगा तो x अप्रोचेस a प्लस पे जो लिमिट आएगा वही f ऑफ a के बराबर होगा। मतलब ये राइट कंटीन्यूअस होना चाहिए a पे। एंड थर्ड पॉइंट बेटा आपके पास आ जाएगा, इट शुड बी लेफ्ट कंटीन्यूअस एट b। f is left continuous f is left continuous at b f is left continuous at b left continuous at b मतलब b के राइट साइड में तो फंक्शन ही नहीं है, b तक है फंक्शन। मतलब मेरे फंक्शन की बात कहां पर हो रही है, b माइनस पे हो रही है और b पे हो रही है। b से छोटे पे और b पर बात हो रही है ना, b प्लस की तो बात ही नहीं हो रही। तो लेफ्ट कंटीन्यूअस एट b मतलब लिमिट x approaches b minus f of x should be equal to f of b should be equal to a finite quantity. Limit x approaches b minus f of x is equal to f of b should be equal to a finite quantity. ये इसका मतलब है बेटा, ठीक है। पहले मैं एक आध आपको सवाल कराता हूँ, उसके बाद बेटा अगला अपन आर्टिकल देखेंगे। पहले एक आध आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ ताकि थोड़ा सा अपना लेक्चर और इंटरेस्टिंग हो पाए, ठीक है। अभी तक मैंने आपको काफी सारी थ्योरी बता दी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद फिर अपन थ्योरी वाला पोर्शन अपना बेटा कंटिन्यू करेंगे। देख सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन बेटा आपको लिखा हुआ है, एकदम आसान सा सवाल है। पहला सवाल है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। हमें बात करनी है डिसकंटिन्यूटी की ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला बेटा आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin x माइनस 1। अब बोलने को बेटा आप क्या बोल सकते हैं, बोलने को आप बोल सकते हैं कि सर अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूअस होगा, अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर मुझे डिसकंटिन्यूटी की बात करनी ही है तो डिसकंटिन्यूटी की बात कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिसकंटिन्यूटी की बात कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर जीरो हुआ मतलब बेकार हो गया सवाल। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 sin x माइनस 1 0, मतलब sin x का वैल्यू हाफ, और sin x का वैल्यू हाफ मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ। sin x की वैल्यू अगर हाफ आ रही है तो x क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। और अगर x बेटा π/6 आ जाएगा मतलब दिस विल बी 2n पाई प्लस π/6, या ये 5 π/6 भी हो सकता है, पाई माइनस π/6। तो 2n पाई प्लस π/6 या 2n पाई प्लस 5 π/6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस फॉर्म का बेटा देखो ध्यान से, कुछ भी हो सकता है। 2n पाई प्लस π/6 भी आ सकता है, 2n पाई प्लस 5 π/6 भी आ सकता है। वेयर n इज एन इंटीजर, n क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो बेटा क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी की बात कब होगी, जब 2 sin x माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब sin x का वैल्यू हाफ होगा, मतलब कि 2n पाई प्लस π/6 या 2n पाई प्लस 5 π/6। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटे छोटे से सवाल है बेटा अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। डिसकंटिन्यूटी की आपको बात करनी है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2। अब आपको बेटा एक चीज पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिसकंटिन्यूअस होगा जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, इसका मतलब कि देखो ध्यान से, ये जो x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 है, ये जीरो होना चाहिए। और आपको मैंने ये बेटा चीज क्लास 11th में भी समझाई है। x स्क्वायर अगर लिखा है तो आप x स्क्वायर को mod x का स्क्वायर भी तो बोल सकते हो, बात तो एक ही है ना। आप x का स्क्वायर करो या mod x का स्क्वायर करो बेटा, ऊपर क्योंकि स्क्वायर लगा है तो अंदर प्लस में लिखा हो या माइनस में लिखा हो, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। तो mod x का स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, mod x माइनस 2 mod x माइनस 1, ठीक है। mod x माइनस 2 इंटू mod x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। देखो mod x का स्क्वायर माइनस 2 mod x माइनस 3 mod x और प्लस 2,
तो यहाँ से बेटा मॉड x का वैल्यू आएगा 2 और मॉड x का वैल्यू आएगा 1, मतलब x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2 और x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1। मतलब कि ये 4 पॉइंट्स पे बेटा x का वैल्यू 1, -1, 2, -2, इन 4 वैल्यूज पर आप देख सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या हो रहा है बेटा, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है ना। डिसकंटिन्यूटी की अगर मुझे बात करनी है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 पे मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास लिखा है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब इसको बेटा आप ध्यान से जरा सोच के देखिए कि यार ये कभी भी जीरो हो सकता है क्या, कैन दिस बी जीरो? मतलब कि ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब नीचे वाली चीज जीरो हो। यार नीचे वाली चीज तो मेरे हिसाब से कभी जीरो हो ही नहीं सकती। नीचे वाली चीज कैन नेवर बी जीरो, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं जीरो हो सकता बेटा ये? क्योंकि यार x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। x की पावर 4 की भी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। जब आप x को जीरो रखोगे, समझिएगा, जब आप x को बेटा जीरो रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन तब भी 1 तो बचेगा। और उसके अलावा आप x को कुछ भी रखो, चाहे आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी रखो, चाहे आप बेटा एक नेगेटिव क्वांटिटी रखो, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, x रेज़ टू द पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, दिस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। आप अगर बेटा x को कोई भी रियल नंबर रख लें, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, बेटा आप इसको कभी भी कोई भी रियल नंबर रख लें, यार ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि इसका बेटा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए fx विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। चलिए चौथा सवाल देखते हैं बेटा, छोटे छोटे से सवाल। फोर्थ क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस e रेज टू द पावर x माइनस 1 बाय x माइनस 2, 1 अपॉन 1 माइनस e रेज टू द पावर x माइनस 1 बाय x माइनस 2, ये हमारे पास सवाल है। अब अगर बेटा अगेन इस पे मेरी बात हो रही है कंटिन्यूटी की, तो डिसकंटिन्यूअस कब होगा? ये डिसकंटिन्यूअस होगा जब डिनोमिनेटर जीरो। क्या ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो सकता है क्या? देखते हैं करके। अगर आपको बेटा डिनोमिनेटर को जीरो करना है, मतलब कि 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 बाय x माइनस 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। मतलब e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 बाय x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 1। e रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, मतलब x माइनस 1 बाय x माइनस 2 शुड बी 0। इसका मतलब कि x शुड बी इक्वल टू 1। सबसे पहली बात तो ये आ गई कि अगर x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया बेटा, तो ये e की पावर 0 1 माइनस 1 डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसके अलावा बेटा कई सारे बच्चे ध्यान नहीं देते। देखो यहाँ पर x माइनस 2 इसके डिनोमिनेटर में लिखा है। अगर बेटा यहाँ पर x माइनस 2 इसके डिनोमिनेटर में लिखा है, तो x का वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंफिनिटी नहीं बनने देना चाहते। रियल नंबर्स में बेटा, रियल नंबर्स में किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में, रियल नंबर्स में किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। तो अगर आपने x की वैल्यू 2 रख दी, तो देखो यहाँ पर नीचे जीरो आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये दोनों ही बेटा आपको पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। डिसकंटिन्यूटी के लिए दोनों ही आपको पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए पांचवा एक सवाल और देखते हैं। ये लास्ट बेटा इसका पार्ट है। ये वाला आपको हो सकता है क्लियर हो गया होगा कि x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती और 2 भी नहीं हो सकती। ठीक है ना। x की वैल्यू 1 और 2 दोनों नहीं हो सकती बेटा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। लास्ट बेटा हमारे पास सवाल है fx इज इक्वल टू ब्रैकेटेड ऑफ ब्रैकेटेड x माइनस ब्रैकेटेड ऑफ x माइनस 1, ये सवाल है। ठीक है ना। वेयर दिस फंक्शन इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सवाल है। अब बेटा आप एक चीज जानते हैं कि यार ब्रैकेटेड x तो ऑलरेडी एक इंटीजर होता है, ब्रैकेटेड x तो हमेशा ही एक इंटीजर होता है, और इंटीजर का ब्रैकेटेड भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ब्रैकेटेड x एक इंटीजर होता है और इंटीजर का ब्रैकेटेड क्या करोगे तो इंटीजर ही आएगा। मतलब यार ये तो क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेटेड x से लिखा हुआ है,
2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 1000 बार लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा, ब्रैकेटेड x माइनस एक बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस i, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस i इज इक्वल टू ब्रैकेटेड x प्लस i, ये हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो यहां से मैं देख सकता हूं इंटीजर क्या है, -1 है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं दिस इज ब्रैकेटेड x -1, ठीक है ना, विद इन ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं क्योंकि बाहर माइनस साइन था, ब्रैकेटेड ऑफ x -1 विल बी ब्रैकेटेड x -1। तो आप देख सकते हैं बेटा ये ब्रैकेटेड x और माइनस ब्रैकेटेड x तो कटेगा, माइनस ऑफ माइनस +1 आएगा ये, मतलब fx क्या है, fx तो y इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, fx सिंपल 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है मतलब कि यार दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन बेटा, आपको जो भी रखना हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ये हमेशा ही एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा बच्चों, ये चीज हमको समझनी, ठीक है। तो चलिए अब बेटा हम थोड़ा सा थ्योरी का आर्टिकल और देखते हैं, उसके बाद फिर हम सवालों को और स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए थ्योरी का अपन अगला आर्टिकल देखते हैं, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये अपनी थ्योरी का नेक्स्ट आर्टिकल है कि किन किन वजह से डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, ठीक है। A function लिख देता हूं मैं, a function can be discontinuous, a function can be discontinuous, a function can be discontinuous due to the following reasons, due to the following reasons, किन किन reasons की वजह से आपकी discontinuity आ सकती है। देखिए सबसे बड़ा पहला रीजन हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो, लिमिट x approaches a fx does not exist, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट f x approaches a does not exist। यहां पर बेटा फंक्शन की वैल्यू a पे f of a may और may not be defined, may और may not be defined, मतलब कि फंक्शन हो सकता है डिफाइंड हो सकता है डिफाइंड भी ना हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे फंक्शन डिफाइंड हो चाहे फंक्शन डिफाइंड ना हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा बेटा, लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो। जैसे मैं आपको देखिए एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जो शुरू में बेटा हमने ग्राफ बनाए, शुरू में जब हमने ग्राफ बनाए, देखिए मान लीजिए ये इस तरीके से मेरे पास एक ग्राफ था, ये ऐसा, ये मैंने एक आपके लिए ग्राफ बनाया, आप देख सकते हैं x इक्वल टू a पर बेटा, x इक्वल टू a पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरफ जा रहा है, मान लो ये जो है पॉइंट, लेट अस से ये पॉइंट 3 का है और ये पॉइंट 4 का है, तो देखो a माइनस पे बिहेवियर क्या है, a माइनस पे 3 की तरफ जा रहा है और a प्लस पे 4 की तरफ जा रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर चाहे तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड हो कि ना हो, जैसे मान लो फंक्शन डिफाइंड है 2 पे, लेट अस से आपका फंक्शन डिफाइंड है 2 पे, तो बेटा चाहे तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड हो चाहे तुम्हारा फंक्शन ना डिफाइंड हो, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर जा रही है, राइट हैंड लिमिट 4 पर जा रही है, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो बात ही खत्म हो गई ना, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो सबसे पहली चीज क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब तो कंटिन्यूटी की आप बात करेंगे। जैसे क्लियरली आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, लिमिट h अप्रोचेस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा बेटा अगर वो बराबर नहीं हुआ राइट हैंड लिमिट के, लिमिट h अप्रोचेस 0 f of a plus h, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बेटा दोनों अलग अलग हो गए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये तो लिया ही, जैसे आप समझिए बेटा ब्रैकेटेड x, ये जब भी आप x को एक इंटीजर रखेंगे वहां डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, आपने x को इंटीजर रखा और ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि इसका ग्राफ आपको याद है बेटा, फंक्शन में हम इसका ग्राफ पढ़े इंटीजर पॉइंट्स पे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सिग्नम x, ये आपको पता है x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, सिग्नम x, आपने x की जगह 0 रखा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, 0 प्लस पे 1 जा रहा है, 0 माइनस पे -1 जा रहा है, 0 पर ये 0 डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा x इक्वल टू 0 पे। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको मैं लिख के दे दूं बेटा एक सिंपल सा सवाल, fx इज इक्वल टू x बाय x माइनस 1, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है at x इक्वल टू 1, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा, डिसकंटिन्यूटी अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बेटा अलग अलग हो गई तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एक पॉइंट।
अगला पॉइंट क्या हो सकता है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि भाई आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट दैट योर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस है fx, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट बट इट इज नॉट इक्वल टू f, बट नॉट इक्वल टू f। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन f ऑफ a के बराबर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन f ऑफ a के बराबर नहीं है। देखिए ग्राफ हमने देखा था, ग्राफ हमने बेटा देखा था, इस तरीके का ग्राफ है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन f ऑफ a कहीं और है। x इक्वल टू a पर बेटा अगर आप देखेंगे, x इक्वल टू a पर अगर आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट मान लो 2 का है, ये वाला पॉइंट मान लो 3 का है, a प्लस पर भी 3 की तरफ जा रहा है, a माइनस पर भी 3 की तरफ जा रहा है, लेकिन a पर इसकी वैल्यू 2 है, a प्लस पर भी 3 की तरफ जा रहा है, a माइनस पर भी 3 की तरफ जा रहा है, लेकिन a पर इसकी वैल्यू 2 है, इसलिए ये बराबर होगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो fa के बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिमिट h approaches 0, right hand limit is equal to limit h approaches 0, left hand limit, but this is not equal to f of a, this is not equal to f of a। right hand limit और left hand limit बेटा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, right hand limit और left hand limit एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो f of a के बराबर नहीं। जैसे इस पर बेस बेटा मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, ठीक है, एक सवाल कराता हूँ। जैसे मान लीजिए fx हमको एक फंक्शन बेटा दिया हुआ है जिसकी डिफाइनिंग ऐसी है 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ पाई एक्स बाय 2, ठीक है, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ पाई एक्स बाय 2, और यहां पर लिखा हुआ है पाई बाय 2, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ पाई एक्स बाय 2 और नीचे लिखा हुआ है पाई बाय 2। ये है f x इज नॉट इक्वल टू 1 और ये है f x इक्वल टू 1, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान से सोचिए, आप इसको बेटा ध्यान से सोच के देखिए कि अगर आपके पास ये सवाल लिखा हो, अगर आपके पास बेटा ये सवाल लिखा हुआ है, थोड़ा सा सोचिए 1 की तरफ जब एग्जैक्टली 1 पर आप जाएंगे, एग्जैक्टली 1 पर तो इसकी वैल्यू पाई बाय 2 है, लेकिन 1 के नेबरहुड में क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बेटा अगर मैं निकालूंगा तो आप समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप x को रखेंगे 1 माइनस एच, आप x को रखेंगे 1 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, 1 माइनस एच रखेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ पाई बाय 2 और x की जगह पे 1 माइनस एच, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 तो गया, माइनस माइनस प्लस h इनटू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई h बाय 2। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cot पाई h बाय 2, cot पाई h बाय 2, ये आपके पास लिखा हुआ है। और cot पाई h बाय 2 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, cot पाई h बाय 2 को आप लिख सकते हैं cos पाई h बाय 2 अपॉन sin पाई h बाय 2। अब देख लो लिमिट आपका क्या है, लिमिट आपका है h अप्रोचेस 0, मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट करके दिखा रहा हूं, राइट हैंड लिमिट आप वैसे ही निकाल लेना, ठीक है ना। इतना लिमिट पढ़ लिया है आप तो आना चाहिए। देखो लिमिट h अप्रोचेस 0, sin पाई h बाय 2 है, अगर यहां पर मैं एक पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी मैं एक पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये sin पाई h बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई h बाय 2, h अप्रोचेस 0 है, मतलब sin के अंदर वाला पूरा आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, sin 0 बाय 0 यार, ये तो 1 की तरफ जा रहा है, और h अगर 0 की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा तो पाई बाय 2 इनटू 0, 0 cos 0 यार, ये तो 1 की तरफ जा रहा है, मतलब ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है, 1 बाय पाई बाय 2, मतलब इसका लिमिट आ रहा है 2 बाय पाई। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा जो है आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ जा रहा है 2 बाय पाई, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज कमिंग आउट टू बी 2 बाय पाई। आप सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी आपके पास 2 बाय पाई आ जाएगा, करके देखिए। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यार लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट इज एग्जिस्टिंग एट x इक्वल टू 1, व्हेन x अप्रोचेस 1, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि देखो दोनों 2 बाय पाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या वो x इक्वल टू 1 f ऑफ a के बराबर है क्या, f ऑफ a के बराबर नहीं, f ऑफ a पर वैल्यू पाई बाय 2 थी, लेकिन लिमिट किसकी तरफ एग्जिस्ट कर रही है, 2 बाय पाई की तरफ, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पे कहीं और है बेटा, ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए
ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये भी एक काफी बड़ा बेटा रीजन हो सकता है डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझ आ रहा होगा यार? अगर समझ आ रहा होगा तो कमेंट से बताइएगा मुझे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं नहीं, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसलिए काफी सारा थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। तो मुझे जरूर आप बताइएगा कि कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर तीसरा आपके पास क्या हो सकता है पॉइंट, तीसरा रीजन हो सकता है कि फंक्शन डिफाइंड ना, f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। मान लो आपको मैंने fx बोल दिया, एक फंक्शन 1/x-1, और मैं बात कर रहा हूँ x = 1 पे। मान लीजिए बेटा मैंने आपको फंक्शन बोल दिया 1/x-1 और मैं बात कर रहा हूँ x = 1 पे। इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको ऐसे देता हूँ। लिमिट चाहे एग्जिस्ट कर रही हो, लिमिट चाहे एग्जिस्ट नहीं करो, चलो तुम लिमिट एग्जिस्ट करा लो। इस तरीके का सवाल है, तुम्हारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन ही डिफाइंड नहीं, ना आगे ना पीछे, कहीं पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं। या ऐसा हो सकता है कि लिमिट भी एग्जिस्ट ना कर रही हो, फंक्शन भी डिफाइंड ना हो, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन भी डिफाइंड नहीं। लो, दोनों में कुछ भी हो, अगर तुम्हारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे तो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है बेटा तो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूअस आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बेटा मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। उस ग्राफ के थ्रू हम और बेहतर तरीके से समझते हैं कि किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ सकती है और किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, और अगर डिसकंटिन्यूटी आएगी तो किस वजह से आएगी, किस रीजन से आएगी, है ना। मैं आपको एक ग्राफ बना के समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से, मजा आएगा। कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट्स। हमारे पास इसको डॉटेड लाइन बना लेते हैं अपन। ठीक है, इसको अपन डॉटेड लाइन बना लेते हैं और एक्स एक्सिस हम ऊपर बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये नीचे बेटा मैंने एक डॉटेड आपके लिए लाइन बनाई है इस तरीके से। ये x = -1 की लाइन है ना, ये वाली लाइन x = -1 की है। फिर यहां पर एक 1 वाला पॉइंट है, फिर 2 वाला पॉइंट है, और उसके बाद हमारे पास एक 3 वाला पॉइंट है। ग्राफ बेटा मैं आपके लिए बनाता हूं। एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी अपने पास 5 पॉइंट अपने को बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक 6 पॉइंट और। ग्राफ इसका बेटा कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 1 पर ये फंक्शन 1 की तरफ है, और उसके बाद नीचे इस तरीके से डिक्रीजिंग लाइन है, यहाँ पे हॉलो है। फिर 1 पर ये फंक्शन अगेन 1 पर है, फिर ये एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर यहाँ पर हॉलो है। उसके बाद बेटा 1 से लेकर 2 तक बेटा ये आपका इंक्रीजिंग है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमारे पास हॉलो है। फिर यहाँ से ये डिक्रीजिंग है, दोबारा डिक्रीज होते हुए 1 तक आया, यहाँ पे क्लोज्ड है 4 पे, और उसके बाद यहाँ पे 3 पे ये पॉइंट यहाँ पर था, 3 पर यहाँ पर डिफाइंड था इस तरीके से। और 4 से बेटा 4 से ये 5 वाली लाइन, ये 5 वाली डॉटेड लाइन है हमारे पास। ये 4 से आपका फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और यहाँ नीचे भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का आपका ये फंक्शन है। ये मान लो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं कहां पर कंटिन्यूअस है कहां पर नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंटिन्यूअस कहां पर है, कंटिन्यूअस कहां पर है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि यार सबसे पहले तो 0 पर देखो। 0 के लेफ्ट साइड में तो आपका फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर 0 से लेफ्ट साइड में आपका फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आप मुझे सबसे पहले 0 पर बताइए, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है और 0 प्लस पर लिमिट भी 1 की तरफ जा रही है। देखो ध्यान से, राइट कंटिन्यूटी की आप बात करेंगे बेटा, मैंने आपको अभी थ्योरी में एक पॉइंट लिखा था राइट कंटिन्यूटी का। 0 पर अगर आप देखेंगे बेटा तो 0 पर देखो फंक्शन की वैल्यू 1 है और 0 प्लस पर लिमिट भी 1 की तरफ जा रही है, मतलब कंटिन्यूअस होगा x = 0 पे, राइट कंटिन्यूअस। अच्छा 1 पे है क्या कंटिन्यूअस, 1 पे आपको दिख रहा है 1 पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं था, मतलब गलत हो गया ये। 2 पर भी देख लो, 2 पर आपका फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। 3 पर भी देख लो, कहीं और डिफाइंड है। 3 के बाद 4 पर देखो, 4 पे डिफाइंड है। 4 पे देखो, 4 प्लस पे अगर देखोगे 4 प्लस पे भी लिमिट 1 की तरफ जा रही है, 4 माइनस पे देखोगे 4 माइनस पे भी लिमिट 1 की तरफ जा रही है, और 4 पर फंक्शन भी 1 पर डिफाइंड है, तो x = 4 पर भी कंटिन्यूटी है। ठीक है,
5 पर है क्या? 5 पर नहीं है। 6 पर है क्या? 6 पर नहीं। मतलब कंटिन्यूटी कहां पर है? कंटिन्यूटी सिर्फ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 पर है। अब डिसकंटिन्यूटी बेटा देखते हैं, डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूअस में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखो x इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है? 1 के राइट साइड में फंक्शन एग्जिस्ट करता है, 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। 1 माइनस पर आपका फंक्शन 0 की तरफ है, 1 प्लस पर आपका फंक्शन 1 की तरफ है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन डिफाइंड है हर जगह, फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, लेकिन लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग। ठीक है, फिर x इक्वल टू 2 पर देखो, x इक्वल टू 2 पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी? x इक्वल टू 2 पर अगर आप देखोगे बेटा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेटा। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे 2 माइनस पर भी 1 की तरफ है, 2 प्लस पर भी 1 की तरफ है। लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, बट f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। बेटा f ऑफ 2 डिफाइंड ही नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन देख लो फंक्शन की वैल्यू 2 पर कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करती हो और फंक्शन डिफाइंड भी हो और सब बराबर हो, तब कंटिन्यूटी आती है बेटा, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 3 पर। x इक्वल टू 3 पर आप देखेंगे तो देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट, आप देख सकते हैं 3 माइनस और 3 प्लस पर वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन भी डिफाइंड है, f ऑफ 3 भी डिफाइंड है, बट लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन एट 3। लिमिट की वैल्यू 3 के बाद उसके बराबर नहीं है जहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना। लिमिट आपकी बेटा एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो f ऑफ 3 के बराबर नहीं। और x इक्वल टू 5 पे क्या है? x इक्वल टू 5 पे तो आप देख रहे हैं कि ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इधर आपका प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और 5 पर आपका फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही और फंक्शन भी बेटा डिफाइंड नहीं। नीदर द लिमिट नॉर द फंक्शन exists at x equal to 5। x equal to 5 को बेटा ना ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ना ही आपका फंक्शन डिफाइंड। f is discontinuous at x equal to 5 as neither the limit exists nor f is defined at x equal to 5। तो इससे बेटा इस एक ग्राफ से बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। इस एक ग्राफ से आपको बहुत सारी बेटा चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए एक सिंपल सा बेटा मैं आपको नोट पॉइंट लिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, है ना। एक सिंपल सा आपको मैं नोट पॉइंट लिखा दूं, फिर हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन हैं, उसकी हम प्रैक्टिस चालू करेंगे। और जैसा मैंने आपको बेटा बोला ही है कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लेक्चर हमारे हुआ करेंगे अब से, तो तैयार रहिए, अभी लेक्चर खत्म होने में थोड़ा समय है। नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट में बेटा हमारे पास पहला नोट पॉइंट है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है बेटा, इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन, ऑफ द रियल लाइन। अब बोलने को बेटा आप बोल सकते हो कि सर पॉलिनोमियल फंक्शन तो माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जाता है, इंफिनिटी की तरफ भी जाता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा बेटा हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इंफिनिटी एक कंसेप्ट है जो लास्ट में आता है, ठीक है ना। बाकी रियल नंबर्स की बात करोगे तो रियल नंबर में तो आप इंफिनिटी की तरफ जाओगे ही नहीं, ठीक है। तो रियल पॉइंट, रियल नंबर लाइन में हर जगह ये आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है ना। आपको पता ही है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 से लेकर a2x स्क्वायर, a1x, a0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है। ये होता है, ये आपको पता है। इसके अलावा जितने भी बेटा रैशनल फंक्शंस होते हैं, एवरी रैशनल फंक्शन, एवरी रैशनल फंक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखेंगे। एवरी रैशनल फंक्शन is continuous at every point, is continuous at every point. Every rational function is continuous at every point
where its denominator is different from 0. ये important है, where its denominator is different from 0, is different from 0. बोलने का मतलब है बेटा कि जैसे कई बार बच्चों को लगता है कि सर रैशनल फंक्शन तो ये भी है कि आप मान लो लिख लो x + 1 / x - 5 रैशनल है, लीनियर बाय लीनियर लिखा हुआ रैशनल फंक्शन है, ये तो सर x = 5 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हर जगह कंटीन्यूअस होता है वेयर इट्स डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फ्रॉम 0। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 के अलावा कुछ और है, 0 के अगर अलावा आपका डिनोमिनेटर कुछ और है, तो वो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, मतलब कि अपनी डोमेन में कंटीन्यूअस होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जहां पर आपका बेटा डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा वो वाला पॉइंट तो डोमेन से ही बाहर हो गया। फंक्शन आपके डोमेन पर डिपेंड करता है बेटा। डोमेन पर आपका अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आप उसको कई बार कंटीन्यूअस बोल सकते हैं। लास्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद इनवर्स फंक्शंस, उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन। they all are continuous but in their domain। ये इंपॉर्टेंट, अपनी अपनी डोमेन में बेटा ये सब कंटिन्यूअस। मतलब कि आपने अगर एक बार ग्राफ खींचना चालू किया तो कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठेगा नहीं, अपनी डोमेन के बाहर जाओगे बात अलग है, लेकिन अगर आप डोमेन में हो तो आपका पेन नहीं उठेगा, इसलिए फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, ये पॉइंट बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बेटा थ्योरी हमने सफिशिएंट कर ली है। अब हम कुछ सवालों की बेटा प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है ना, अब हम सिर्फ क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे सवाल है अपने पास अभी करने के लिए, मजा आएगा आपको। ठीक है ना, कंसेप्ट्स बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमारे पास एक सवाल मैंने आपको करा दिया, अगला सवाल लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू, fx का डिफाइनिंग किस तरीके का है, cos x रेज टू द पावर cot स्क्वायर x, cos x रेज टू द पावर cot स्क्वायर x और e रेज टू द पावर -½ ठीक है, दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज व्हेन x इज इक्वल टू 0। आपको बोला जा रहा है फाइंड वेदर fx is continuous at x equal to 0 or not. Find whether fx is continuous at x equal to 0 or not. आपको ये बताना है कि क्या fx x equal to 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है ना, fx x equal to 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, आपको ये डिस्कस करना है। बेसिकली x equal to 0 पर मैं इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए x equal to 0 पर अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए सबसे पहली बात, और जो लिमिट का आंसर आएगा वो x equal to 0 पर आंसर के बराबर होना चाहिए, मतलब कि इसकी लिमिट का आंसर e की पावर -½ आना चाहिए। करेक्ट। सबसे पहले बेटा इसको आप नॉर्मली सोच के देखो, ये कौन सी प्रोफाइल है। जब आप x को 0 की तरफ लेके जाओगे, cos 0 1 की तरफ जाएगा, cot 0 is 1/tan 0, ये 1 की पावर इंफिनिटी का प्रोफाइल है। अगर बेटा ये 1 की पावर इंफिनिटी का प्रोफाइल है तो इसका आंसर क्या होता है, e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस 0 एक्सपोनेंट इनटू बेस -1, ये होगा मेरे पास। करेक्ट। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस 0 cot स्क्वायर x को cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x। ठीक है, या cot स्क्वायर x को लिख लो 1/tan स्क्वायर x, एक ही बात, इनटू cos x -1 व्हेन x अप्रोचेस 0। आपको बेटा देखो दिखाई दे रहा है, अगर x 0 की तरफ जा रहा है
मैं यहाँ पर अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर से डिवाइड करूं तो tan स्क्वायर x और ऊपर x स्क्वायर, ये प्रोफाइल तो 1 की तरफ जाएगी, x स्क्वायर बाय tan स्क्वायर x, यानी प्रोफाइल 1 की तरफ जाएगी। मतलब ये मेरे पास लिखा हुआ है e रेज़ टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस 0, e रेज़ टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस 0, और यहाँ पर बेटा देखो आपके पास आ जाएगा cos x माइनस 1 बाय x स्क्वायर, cos x माइनस 1 बाय x स्क्वायर। और आपको पता है बेटा 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर हाफ की तरफ जाता है, तो cos x माइनस 1 बाय x स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ की तरफ। तो यार लिमिट तो e की पावर माइनस हाफ की तरफ जा रही है, ठीक है ना। लिमिट बेटा किसकी तरफ जा रही है, e की पावर माइनस हाफ की तरफ जा रही है। तो अगर इसकी लिमिट, अगर बेटा इसकी लिमिट e की पावर माइनस हाफ तक जा रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद f ऑफ 0 पर जो है आंसर वही लिमिट का आंसर भी है, देख लो f ऑफ 0 पर e की पावर माइनस हाफ था और लिमिट का भी आंसर e की पावर माइनस हाफ आ रहा है, इसलिए दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इसलिए बेटा ये फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट f ऑफ 0 के बराबर है, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है मुझे तो बहुत ज्यादा, है ना, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार इतनी सारी चीजें आपको कराने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि यार उनको क्या बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। मतलब मैं पूरी उम्मीद से ये बोल सकता हूँ कि जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे वो तो अप्रिशिएट कर पाएंगे इस चीज को। चलिए अगला हमारे पास सवाल लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू, फंक्शन हमारे पास बेटा लिखा है e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब इनटू कोसेक ax अपॉन ln 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 एंड b when x is equal to 0. This is continuous function. This is a continuous function. आपको बोला जा रहा है find b. This is a continuous function. आपको बोला जा रहा है find b. आपको बेटा b की वैल्यू बतानी है if this is a continuous function. तो अगर ये continuous function होगा बेटा तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा 0 पे और उसका आंसर b होना चाहिए। तो आप इसका लिमिट निकालो, लिमिट x approaches 0 e की पावर x माइनस 1 होल क्यूब कोसेक ax बाय ln 1 प्लस x स्क्वायर। इसका आप लिमिट निकालिए, इसके लिमिट को आपको एग्जिस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। याद करो नोट में लिखा था कंटिन्यूटी मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसका कन्वर्स सही नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कंटिन्यूटी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये कंटिन्यूअस बोला जा रहा है मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करता होगा x इक्वल टू 0 पे, और इसका जो भी आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू b। जो आंसर होगा वो फंक्शन की वैल्यू 0 पर जो होगी उसके बराबर होगा। सॉल्व अगर इसको करेंगे देखिए क्या लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन ln 1 प्लस x स्क्वायर, और कोसेक को नीचे ले आओ तो इसको लिख लो sin x, ठीक है। आपको बेटा पता है, आपको ये बात पता है कि जब x 0 की तरफ जाता है, जब x 0 की तरफ जाता है तो अगर मैं यहाँ पर एक ax लिख दूं, नीचे एक ax लिख दूं, तो sin ऑफ ax बाय ax ये तो 1 की तरफ निकलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक x स्क्वायर और नीचे एक x स्क्वायर लिख दूं तो ln ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, याद करो ln ऑफ 1 प्लस x बाय x, ln ऑफ 1 प्लस x बाय x बेटा 1 की तरफ जाता है। याद करिए ln ऑफ 1 प्लस x क्या होता है, x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3। प्रोफाइल होती थी नहीं आली, ln ऑफ 1 प्लस x ये जैसी बेटा आपके पास आएगा तो आपको पता है ln ऑफ 1 प्लस x बाय x किसकी तरफ जाता है, 1 की तरफ। तो अगर ln ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1 की तरफ जाएगा तो अब मेरे पास फाइनली क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस 1 होल क्यूब बाय, नीचे देखो ऊपर लिखा हुआ है x स्क्वायर, नहीं सॉरी x स्क्वायर तो जा चुका है, ऊपर अभी कुछ नहीं लिखा है, नीचे लिखा हुआ है ax क्यूब। अगर इस x क्यूब को भी मैं अंदर इधर फिट कर दूं
अगर बेटा इस x क्यूब को भी मैं अंदर फिट कर दूं तो ये लिखा हुआ है e की पावर x माइनस 1/x का होल क्यूब, e की पावर x माइनस 1/x का होल क्यूब, यही लिखा हुआ है। तो यार ये तो 1 की तरफ निकलेगा, क्योंकि हमारे को याद है a की पावर x माइनस 1/x जो होता था वो ln a की तरफ जाता था व्हेन x अप्रोचेस 0। तो e रखूंगा तो ln e की तरफ जाएगा व्हिच इज 1। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 की तरफ जाएगा, मतलब इसका लिमिट जा किसकी तरफ रहा है? मेरे हिसाब से इसका लिमिट जा रहा है 1/a की तरफ, 1/a की तरफ। लेकिन आंसर क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है। इसका मतलब कि अगर आपको बोला जा रहा है फाइंड b, तो b विल बी इक्वल टू व्हाट? b विल बी इक्वल टू 1/a। ये इसका आंसर होगा। या ये बेहतर पता है क्या सवाल होता? बेहतर होता फाइंड, या बेहतर सवाल होता इवैल्यूएट ab का वैल्यू होता है। ये अच्छा सवाल होता। तो इवैल्यूएट ab अगर आता तो यहां से मैं बोलता कि ab इज इक्वल टू 1। इंटीजर टाइप सवाल, सिंपल सा इंटीजर टाइप सवाल। ठीक है, तो b का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1/a। ठीक है, इसको आप एक बार ढंग से देख लीजिए, लिख लीजिए। हम बेटा एक बार अपना इंक रिफिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपने अगले सवाल को। ठीक है ना, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके भी कोई चीज देखना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज एक बार लेक्चर आज पूरा अपना खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बेटा अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड the values of a and b, find the values of a and b so that the function find the values of a and b so that the function fx is equal to, ब्रांचेज इसकी बेटा मैं लिख देता हूं, x प्लस a रूट 2 sin x, 2x cot x प्लस b a cos 2x माइनस b sin x। और इसमें बेटा लिखा हुआ है x जो है वो जा रहा है फ्रॉम 0 क्लोज्ड से π/4 ओपन। यहां पर बेटा आपके पास जो है x वो जा रहा है फ्रॉम π/4 क्लोज्ड से π/2 क्लोज्ड। और यहां पर बेटा आपका जो x है वो जा रहा है फ्रॉम π/2 ओपन से π क्लोज्ड। ठीक है, if this function is continuous in closed interval 0 से π, आपको बेटा a और b का वैल्यू बताना है। you have to find out the value of a and b if this function is continuous in closed interval 0 से π। तो यार मैं आपको ये बोलता हूं कि आप सबसे पहले, अगर ये पूरे इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, मैं आपको बोलता हूं चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, देखो बाउंड्री कहां पे चेंज हो रही थी, π/4 पे और π/2 पे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनेगा, एक बार π/4 पर चेक करो, एक बार बेटा आप कंटिन्यूटी चेक करो π/2 पे। तो अगर मैं π/4 पे चेक करूं, अगर बेटा मैं π/4 पे चेक करूं तो π/4 माइनस पे देखो ये किसकी तरफ जा रहा होगा, π/4 प्लस a√2 इंटू साइन π/4। अगर हम π/4 माइनस पर बात करें तो ये जा रहा होगा π/4 प्लस a√2 साइन π/4। और π/4 प्लस पर ये किसकी तरफ जा रहा होगा, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। π/4 प्लस पर बेटा ये जा रहा होगा 2 इंटू π/4 और उसके अलावा cot π/4 और प्लस b। ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास a और b में। π/4 माइनस पर जिसकी तरफ जा रहा होगा π/4 प्लस b, π/4 प्लस पर भी उसी की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए cot π/4, ये इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, π/4 प्लस sin π/4 sin 45 1/√2 1/√2 और √2 कटेगा तो प्लस a इज इक्वल टू 2 π/4 इज π/2 cot π/4 इज 1/tan π/4 tan 45 एक होता है तो प्लस b।
तो यहाँ से बेटा आपके पास आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। सॉल्व आप करेंगे आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब अगर मैं चेक करूं किस पे, पाई बाय 2 पे, अब अगर बेटा मैं कंटिन्यूटी चेक करूं पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 माइनस पर ये फंक्शन किसकी तरफ जा रहा होगा, 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू कॉट पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू कॉट पाई बाय 2 प्लस b शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पर a इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 2 माइनस b साइन पाई बाय 2। पाई बाय 2 प्लस पर ये जा रहा होगा बेटा a इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस b साइन पाई बाय 2। तो यहां से देखिए 2 से ये 2 गया, कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस पाई बाय 2 बाय साइन पाई बाय 2, यार ये तो जीरो लिखा, प्लस b इज इक्वल टू 2 से 2 गया, cos पाई माइनस 1 होता है मतलब माइनस a, और sin पाई बाय 2 1 होता है माइनस b। तो यहां से हमारे पास बेटा आ गया a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। आपके पास बेटा देखो ये दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है, इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करो, a से a गया, 2b में से b जाएगा, 2b में से माइनस b को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करते ही 3b, और उधर देखो क्या लिखा है 0 और इधर पाई बाय 4, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस पाई बाय 4, तो b का वैल्यू तो आ गया माइनस पाई बाय 12। और बेटा जैसे ही आपके पास आ गया b का वैल्यू माइनस पाई बाय 12, यहां रख लो, तो 2 इंटू माइनस पाई बाय 12 इज माइनस पाई बाय 6, उधर गया a इज इक्वल टू पाई बाय 6। a का वैल्यू आएगा बेटा आपके पास पाई बाय 6 और b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बेटा माइनस पाई बाय 12। एक बार अपन अपना आंसर टैली कर लेते हैं। a का वैल्यू आ रहा है पाई बाय 6, बिल्कुल सही है बेटा, और b का वैल्यू आ रहा है माइनस पाई बाय 12। ठीक है, माइनस पाई बाय 12 बिल्कुल सही। तो आई होप आपको बेटा ये वाला पॉइंट ठीक से क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूं, नेक्स्ट सवाल नोट करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है fx जो फंक्शन है बेटा वो दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 4x बाय x स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। ये फंक्शन दिया हुआ है a if x इज इक्वल टू 0, और ये फंक्शन दिया हुआ है बेटा रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4, रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन 0। मुझे बोला बेटा जा रहा है डिटरमाइन a इफ पॉसिबल, डिटरमाइन a इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो हमको बेटा डिटरमाइन करना है, so that the function is continuous at x equal to 0, so that the function is continuous at x equal to 0। ये हमारे पास बड़ा सवाल दिया हुआ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आपको पता है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस बोला जा रहा है मतलब 0 माइनस पर जो वैल्यू होगी वो 0 प्लस के बराबर होगी, और वही वैल्यू a की भी होगी, है ना। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए बेटा, कंटिन्यूटी मतलब लिमिट एग्जिस्ट कराओ। 0 माइनस पर देखो क्या हो रहा होगा, 0 माइनस पर ये होगा 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 0 या 0 माइनस बोल लो, एक ही बात। तो ये आ रहा होगा हमारे पास, दिस शुड बी इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर वैल्यू a है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 प्लस पर लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस क्या लिखा है, रूट x बाय रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। ये सब मैं आपको बोलता हूं यार, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए ना, दोनों जगह लिमिट सेम आनी चाहिए। 1 माइनस cos 4x बाय x स्क्वायर है, मुझे पता है कि यार cos थीटा बाय थीटा स्क्वायर लिखा जाता है, अगर मैं नीचे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं, तो यार ये 1 माइनस cos 4x और नीचे क्या लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यार ये पूरी चीज तो हाफ की तरफ जाएगी। 1 माइनस cos थीटा बाय थीटा स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा बाय थीटा स्क्वायर क्या होता है, हाफ की तरफ जाता है व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। तो यार ये तो 16/2 लिखा है, 16/2 तो 8 होता है, मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तो 8 आ रहा है। ये बात श्योर हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 8 आ रहा है। अब अगर राइट हैंड लिमिट भी बेटा सेम आ गया तो मजे आ जाएंगे।
राइट हैंड लिमिट भी अगर सेम आ गया बेटा तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल रहा है। तो आप राइट हैंड लिमिट इसका निकाल के देखिए। सबसे पहले फीलिंग आती है कि रैशनलाइज इसको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 0 की तरफ लेके जाओगे तो 0/0 का फॉर्म तो है। रैशनलाइज बेटा अगर करेंगे रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, तो हमारे पास आ जाएगा ये रूट एक्स इंटू रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 16 प्लस रूट एक्स, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16। लिमिट है x अप्रोचेस 0 प्लस। जरा सोच के देखिए बेटा, 16 और माइनस 16 गया, नीचे क्या बचा, ये रूट एक्स, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स भी चला जाएगा, तो जो इनडिटरमिनेट फॉर्म था वो तो हट गया। 0 प्लस पर लेके जाओगे, 0 प्लस पर ये 0, 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 8, यार राइट हैंड लिमिट भी 8 आ गई। तो बेटा देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 8 आ गई, इसलिए a का वैल्यू क्या होगा, a विल बी इक्वल टू 8, ताकि ये फंक्शन क्या हो पाए, कंटीन्यूअस हो पाए। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, a इज इक्वल टू 8 आएगा हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं बेटा, बोर्ड क्लियर करते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका बेटा ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो मुझे कमेंट से बताना कि आपको ये कंटिन्यूटी का आज जो पहला लेक्चर है वो कैसा लग रहा है। ठीक है ना, मुझे बेटा बिल्कुल आप कमेंट से बताइएगा। अगला हमारे पास सवाल लिखा है, लेट fx इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन x, 1 प्लस मॉड साइन x रेज टू द पावर a बाय मॉड साइन x, 1 प्लस मॉड साइन x रेज टू द पावर a बाय मॉड साइन x, बीच में लिखा है b, नीचे लिखा है e रेज टू द पावर tan 2x बाय tan 3x, e रेज टू द पावर tan 2x बाय tan 3x। ये बेटा आपको बोल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 6 से 0, ये बोल रहा है एट x इक्वल टू 0, और लास्ट वाला बोल रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 6, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 6। क्वेश्चन है फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b if f is continuous at x equal to 0, if f is continuous at x equal to 0, अगर बेटा x equal to 0 पर कंटिन्यूअस है, अगर x equal to 0 पर कंटिन्यूअस है तो आपको a और b का वैल्यू बताना है। ठीक, तो देखिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यही हमारा कंसेप्ट है। तो मैं आपको बेटा बोलता हूं कि 0 माइनस पर देखो, 0 माइनस पर लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, क्या हो रहा होगा, ये प्रोफाइल कौन सी है, चलो एक बार लिख लेते हैं पहले, 1 प्लस मॉड साइन x रेज टू द पावर a बाय मॉड साइन x। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर, दैट इज b, दिस शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस पर लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस e रेज टू द पावर tan 2x बाय tan 3x। ये हमारे पास बेटा सवाल दिया हुआ है। 0 अगर आप रखेंगे साइन 0 0 की तरफ जाता है, 1 की पावर a बाय 0 0 की, मतलब इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। 1 की पावर इंफिनिटी तो क्या होता है, 1 की पावर इंफिनिटी होता है e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब a बाय मॉड साइन x इनटू बेस माइनस 1, मतलब 1 प्लस मॉड साइन x माइनस 1, एक्सपोनेंट इनटू बेस माइनस 1। दिस शुड बी इक्वल टू b, दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस e रेज टू द पावर, x अप्रोचेस 0 प्लस e रेज टू द पावर। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर x अप्रोचेस 0 है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan 2x, नीचे एक 2x मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी एक 2x मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 बाय नीचे लिखा है tan 3x, ऊपर एक 3x मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी एक 3x मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो यार ये tan 2x बाय 2x वाली प्रोफाइल 1 की तरफ जाएगी, tan 3x बाय 3x वाली प्रोफाइल 1 की तरफ जाएगी, ये x से ये x कटेगा,
तो यार राइट हैंड लिमिट तो e की पावर 2/3 है, दिस शुड बी इक्वल टू b। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ध्यान से देखेंगे, 1 और -1 कटा, mod sin x और mod sin x कटा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हट गया, मतलब ये आ रहा है e की पावर a के बराबर। तो क्लियरली बेटा, क्लियरली आप देख सकते हैं अगर e की पावर a और e की पावर 2/3 बराबर है, मतलब a विल बी इक्वल टू 2/3 और b विल बी इक्वल टू e की पावर 2/3। ठीक है, आंसर अपना एक बार बेटा अपन चेक कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 2/3 आ रही है, बिल्कुल सही है, और b की वैल्यू आ जा रही है बेटा e रेज़ टू द पावर 2/3, बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये अपने पास बेटा अपना आंसर आ जाएगा, b विल बी इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2/3। ठीक है बेटा, एक लास्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर अपना आज का लेक्चर अपन एंड करेंगे। एक आखिरी सवाल, ठीक है, एक लास्ट बस क्वेश्चन करते हैं, मैं जल्दी से बोर्ड क्लियर कर लेता हूं और उसके बाद फिर बेटा अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। देखिए हमारे पास लास्ट बेटा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, लेट fx इज इक्वल टू रूट ओवर x square plus kx plus 1 divided by x square minus k. The interval of all possible values of k, the interval of all possible values of k for which f is continuous, for which f is continuous, for which f is continuous for every x belonging to real number is। ऑप्शन बेटा दे देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूं अच्छे से। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेंगे। -∞ से -2 क्लोज्ड, दूसरा है -2 क्लोज्ड से 0 ओपन, तीसरा है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 से 2, चौथा है -2 से 2। ये बेटा अपने पास सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे। आपको बोला जा रहा है fx एक फंक्शन है रूट ओवर x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस k, द इंटरवल ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच f इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी x। आपको बेटा ये कंटीन्यूअस चाहिए एवरी x के, दिस शुड बी कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यही तो लिखा है, दिस शुड बी कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। आपको ये हमेशा कंटीन्यूअस चाहिए। तो ये हमेशा कंटीन्यूअस कब होगा, पहली बात तो x स्क्वायर माइनस k कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर माइनस k अगर 0 हुआ तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, तो x स्क्वायर माइनस k कभी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। इसको समझेंगे, ऊपर देखो, अंडर रूट के अंदर लिखी हुई चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज आई तब भी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। भैया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 या उससे छोटा होगा, है ना। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक क्वाड्रेटिक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब k माइनस 2 into k plus 2 less than equal to 0। नंबर लाइन बनाएंगे, -2 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, k belongs to क्लोज ब्रैकेट -2 से 2। ये आ रहा है मेरे पास तो आंसर। बच्चे जनरली इसको भूल जाते हैं, बेटा ये आंसर दे जाते हैं कई बार आंसर इसको ये पकड़ते हैं आंसर। इसमें भी कोई बच्चा सोचेगा -2 2 में कुछ हो रहा होगा तो ये दे देंगे आंसर, लेकिन ध्यान से देखिए, आपको इसमें यह भी लिखा हुआ है कि x स्क्वायर माइनस k कभी भी 0 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कभी भी ना, क्योंकि आपको यही बोला गया फॉर ऑल x, मतलब कि x स्क्वायर का वैल्यू कभी भी k के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। देखिए x स्क्वायर कभी भी k के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो अगर k पॉजिटिव हुआ तो किसी ना किसी x स्क्वायर में तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो k का वैल्यू 3 हो,
मान लो k का वैल्यू 3 हो गया तो यार x स्क्वायर का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू तो प्लस माइनस 3 आ गया, प्लस माइनस रूट 3। तो ये हर x के लिए ट्रू थोड़ा ना हुआ, फिर तो आपके ये वाले x हट गए ना आंसर में से। सोच के देखो, k अगर कभी भी पॉजिटिव हुआ बेटा, अगर k कभी भी पॉजिटिव हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, क्योंकि अगर k पॉजिटिव हुआ, मान लो तुमने k को 3 बोल दिया तो x स्क्वायर 3 के बराबर नहीं हो सकता, और x स्क्वायर 3 के बराबर नहीं हो सकता मतलब x प्लस माइनस रूट 3 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन तुमको तो क्या बोला गया है, तुमको बोला गया है हर x के लिए चाहिए, हर x के लिए कंटीन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आपको ये चीज हर x के लिए ट्रू चाहिए, देन दिस मींस k मस्ट बी लेस देन 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, k मस्ट बी लेस देन 0। इक्वल टू 0 भी नहीं, देखो अगर k इक्वल टू 0 हुआ तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर k नेगेटिव हुआ, अगर k नेगेटिव हुआ, मान लो जैसे आपने लिखा है x स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू k मान लो नेगेटिव हुआ, लेट अस से -1 हुआ, तो x स्क्वायर तो कभी -1 हो ही नहीं सकता, तो आपको यहां से कोई भी x हटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर कभी -1 नहीं हो सकता। पॉइंट समझो, k हमेशा बेटा, k हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। k अगर नेगेटिव होगा तो वो कभी भी x स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉर एवरी x ये चीज ट्रू चाहिए, इसलिए k नेगेटिव होना चाहिए। तो k नेगेटिव होना चाहिए और k -2 से 2 बोल रहा है, दोनों को क्लब करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू -2 क्लोज से 0 ओपन। k नेगेटिव होना चाहिए ना, तो ये पॉजिटिव वाले आंसर हटाने पड़ेंगे, -2 क्लोज से 0 ओपन, बी ऑप्शन आएगा आंसर। चेक कर लीजिए बेटा, काफी अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें गलतियां होती हैं बच्चों से, -2 क्लोज से 0 ओपन। चलिए तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कंटिन्यूटी का पहला लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक जरूर कमेंट्स में शेयर करिएगा, ताकि उसको पढ़ के मैं भी मोटिवेटेड फील करूं और इसी तरीके से आपके लिए बेटा अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को इस चैनल को रेफर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसका बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा होगा। उसे ज्वाइन करने का फायदा आपको ये है कि मेरे सारे लेक्चर के अपडेट्स उसमें आपको मिलेंगे, और जितनी भी बेटा मैं होमवर्क के लिए प्रैक्टिस शीट शेयर करूंगा उसका भी PDF फॉर्मेट आपको उसमें मिल जाएगा, ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए। और अपना कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूलें आज के लेक्चर के बारे में, कि आपको ओवरऑल ये पूरी सीरीज कैसी लग रही है और आपकी 12th में जो आप बेटा पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मदद हो पा रही है या नहीं हो पा रही। थैंक यू।